हाय गाइस, मैं रवि फौजदार टर्मन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा न्यू टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। हमारे जो रीट के सिलेबस में डिफाइन है वो कौन सा टॉपिक है? वो अपना प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों से तात्पर्य क्या होता है? मनुष्य के प्रत्यक्ष, क्या दोस्तों, मनुष्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आने वाले हर वस्तु संसाधन कहलाती है। आपको पता है कि भाई जो भी मनुष्य के यूज़ में आती है उसको संसाधन कहते हैं। मतलब जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनका प्रयोग हम सीधा अर्थात उसमें कोई बदलाव किए बिना करते हैं, तो उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इतना याद रखना। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपकी आगे आने वाली हैं। प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। विकास एवं प्रयोग के आधार पर, उद्गम के आधार पर, भंडारण या वितरण के आधार पर। ठीक है दोस्तों, देखो ये रहा यहाँ पर कि बता दिया है आप सभी को मैंने कि इनका जो विकास के एवं प्रयोग के आधार पर, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, भंडारण के आधार पर, 3 प्रकार के आधार पर इनको डिफाइन किया गया है। अब देखो विकास के आधार पर अब हम पढ़ने वाले हैं जो हैं विकास के आधार पर क्या सिस्टम है इनका। देखो विकास के आधार पर आपको पता है ये 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और संभाव्य। क्या होते हैं दोस्तों? वास्तविक और संभाव्य। ठीक है, बस इतना याद रखो, इनके नाम याद रखो, इनमें कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस इसमें प्राकृतिक, वास्तविक और एक संभाव्य। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। आपको पता है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, देखो उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर आप लोगों को पता होना चाहिए 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, अजैव। अब देखो जैव में आपको पता है, नाम से पता चलता है, जैव यानी सजीव या जीवित वस्तुएं जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे जीवित जंतु, पेड़ पौधे। सिंपल सी बात, ये ध्यान। अजैव में क्या होंगी? निर्जीव वस्तुएं आ जाएंगी। अब निर्जीव वस्तुएं क्या होंगी आपकी? जैसे वायु, मृदा, प्रकाश। ठीक है, अब वितरण के आधार पर संसाधन 2 भागों में होता है, सर्वव्यापक और एक स्थानिक। सर्वव्यापक क्या होते हैं? जो सभी जगह पाए जाते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे वायु। और एक स्थानिक कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे कि जो इस कुछ गिने चुने स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे लौह, तांबा, चांदी आदि। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें दोस्तों क्या सिस्टम है, आप लोगों को कि पता होना चाहिए कि देखो प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह समझने के लिए हमें इसे 2 भागों में बांटते हैं। अब देखो यहाँ से जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं, जैसे कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय क्या होता है? जिनका निर्माण तथा प्रयोग दोबारा किया जा सके। अब सीधी सी बात, यह नवीकरणीय नाम से पता चल रहा है, नवीकरणीय मतलब नया बनाया जा सके, दोबारा से प्रयोग में लिया जा सके। जिन वस्तुओं को पूर्ति दोबारा आसानी से हो सकती है, ये वस्तु नवीकरणीय कहलाती है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। आपको पता है सौर ऊर्जा, सोलर पैनल लगाओ, कितनी भी ऊर्जा या एनर्जी बनाओ, पवन ऊर्जा है। ठीक है, अनवीकरणीय क्या होते हैं? जिनको दोबारा से नवीकरण नहीं किया जा सकता, अर्थात जिनका भंडारण सीमित है और जिनके निर्माण की होने की आशा बिल्कुल नहीं है, तो निर्माण में होने से बहुत अधिक समय लगता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब आपको पता है कि भाई पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस के सीमित भंडार हैं, अब इनके अनवीकरणीय कहते हैं। आगे आ जाइए दोस्तों, देखो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, यहाँ पर इसको काट भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्याय संगत एवं उपयोगी या संरक्षण। ठीक है, अब इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आप लोगों को बता दूं संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। अब आपको भी पता है कि भाई इनका संरक्षण करना चाहिए ताकि हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है इसका यूज़ कर सके, विश्व की जनसंख्या से 200 वर्ष पूर्व जहाँ पर। तो ऐसा इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हाईलाइट कर रखी है वही पढ़नी है आप लोगों को दोस्तों। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है इसमें, बेफालतू की चीज़ें। और वैसे भी आप लोग, मुझे पता है, बहुत सारी बेफालतू की चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो बेफालतू की चीज़ें पढ़ने से अच्छा है सिर्फ वही पढ़ें जिनसे हमारे नंबर आएँ। ठीक है, देखो ठीक है दोस्तों, ये हम कर चुके थे, इसमें भी कोई खास नहीं है। हाँ देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये बन जाता है कि जैसे कि अपना जो है कि
कि भारत में लगभग 15,000 स्पीसीज पुष्पीय पौधों की हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो जैसे थोड़ा सा कि ये क्या 15% आर्थिक महत्व की होती हैं। पौधों की कुल उपलब्ध जातियों में से जो है 15% आर्थिक महत्व की होती हैं। भारतीय वन लगभग 8 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर फैले हुए हैं। इसको याद कर लो थोड़ा सा कि भारतीय वन जो है कितने 8 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर फैले हुए हैं। भारत में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं भारत में दोस्तों? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और जैव विविधता अत्यधिक होती है। आपको पता है कि उष्णकटिबंधीय सदावर वनों की यह विशेषता होती है कि इनमें जैव विविधता अधिक होती है। ठीक है, और देश के कुछ हिस्सों में शीतोष्ण जलवायु के पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, बस हाँ इनको थोड़ा सा याद रखना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है देखो, पृथ्वी के 70% भूभाग पर वन थे जो आज मात्र 16% ही रह गए हैं जो भाग वनों से आच्छादित है। ठीक है, अब देखो क्या है कि एक इस प्रकार की खेती में अब क्या होता है कि वन उन्मूलन का एक मुख्य कारण क्या होता है? झूम खेती। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि वन उन्मूलन का क्या कारण क्या है? झूम खेती। इस प्रकार की खेती में क्या होता है दोस्तों कि एक किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति को जलाकर राख कर दिया जाता है और वहाँ भूमि की उर्वरता में वृद्धि होने से 2-3 वर्ष अच्छी फसल हो जाती है। झूम खेती क्या होती है दोस्तों? झूम खेती में क्या सिस्टम होता है कि मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित पेड़ पौधों को जलाकर उन पेड़ों को राख में बदल दिया जाता है और वहाँ पर खेती की जाती है। अब आपको पता है कि वो जैविक पदार्थ होते हैं उसमें बहुत सारे, तो इस वजह से वहाँ पर 2-3 साल अच्छी खेती हो जाएगी, फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो इसलिए उर्वरता में वृद्धि होती है, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता। तो झूम कृषि जो है वन उन्मूलन का एक कारण है, झूम कृषि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें कुछ ऐसा कोई खास नहीं है, आप लोग ये देख लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसे कि सामाजिक वानिकी क्या होती है? सामाजिक वानिकी देख लीजिए आप थोड़ा कि लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक अवक्रमित भूमि पर प्रतिवर्ष वनारोपण की आवश्यकता होती है ताकि परिस्थिति के संतुलन को बनाया जा सके। ठीक है, अब देखो इसमें क्या वो होता है दोस्तों कि इससे सामाजिक वानिकी के द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। इससे न केवल वन क्षेत्रों में वृद्धि होगी वरन बड़े क्षेत्रों पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। ठीक है, अब देखो सामाजिक वानिकी के प्रमुख घटक क्या होते हैं? एक तो कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री और एक वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों, अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति। और एक और है क्या? ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि निम्न में से सामाजिक वानिकी का घटक नहीं है, तो इसको याद कर लेना आप लोग। सामाजिक वानिकी के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री, वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों, अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थल पर सामुदायिक सुविधाओं की पूर्ति, और एक क्या है? ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वनारोपण। देखो दोस्तों यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए निकल के आई हैं, जैसे कि उल्लेखनीय है कि हमारे क्या है? वन्य जीव संरक्षण। अब देखो क्यों संरक्षण आवश्यक? संरक्षण मतलब होता है बचाना। देखो उल्लेखनीय कि हमारे देश की भूमि का क्षेत्रफल की भूमि के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। ध्यान रखना, हमारे देश की भूमि का क्षेत्रफल संसार की भूमि का कितना है दोस्तों? 2.4% है। विश्व की कुल जैव विविधताओं में से 8.1 कितनी दोस्तों? कितनी पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर? 8.1% जातियाँ हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं। भारत में कुल स्तनधारियों में, अब देखो इसमें से कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का कितना है दोस्तों? 2.4%। और यहाँ पर कितने परसेंट संपूर्ण विश्व की कितने परसेंट जैव विविधता पाई जाती है? 8.1%। 8.1% ध्यान रखो एक तो दोस्तों आप लोग। ठीक है, और एक ध्यान रखो कि संपूर्ण विश्व का कितना क्षेत्रफल है हमारा भारत? 2.4% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो वन्य जीवों के विलुप्त होने के क्या कारण हैं? अब देखो वन्य जीवों के विलुप्त होने के क्या कारण है, मैंने थोड़ा सा फिर भी हाईलाइट कर दिया है इसको दोस्तों। आप लोग देखो जैसे कि प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, इस वजह से पेड़ पौधों को काटता है। बृहद जल परियोजना जैसे कि भाखड़ा नागल आदि वन भूमि में डूबती जा रही है, आपको पता ही है। जंगलों में खनन कार्य, वातावरण प्रदूषण से उत्पन्न अम्लीय वर्षा आदि भी प्राकृतिक आवास नष्ट होते हैं। समुद्रों में टैंकरों से तेल का रिसाव समुद्री जीवों के आवास को नष्ट करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के आसपास क्या होता है दोस्तों? वातावरण गर्म होता जाता है। तो ये मतलब ये कारण है प्रमुख किसके? वन्य जीवों के विलुप्त होने के। वन्य जीवों का अवैध शिकार होता है, प्रदूषण और मानव द्वारा तथा वन्य जीवों में संघर्ष। ठीक है, ये दोस्तों कुछ खास कारण है। अब देखो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ आने वाली है दोस्तों, वो क्या है? देखो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको बाद में लिख भी सकते हो। देखो दोस्तों क्या है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण 1952 से 1972 तक राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत होता था। क्या होता था ये? अब 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों?
1972 को याद रखना कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था, 1972 में। और वर्तमान में कई संशोधन लागू हैं। अब देखो, विश्वव्यापी चेतना के कारण 1948 में प्राकृतिक संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से दोस्तों कि IUCN की स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी। और भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब, 1972 में बना था। अब देखो IUCN क्या आप लोग लिखना चाहो तो अलग से फुल फॉर्म भी लिख सकते हो कि फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का गठन IUCN के द्वारा विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी। अब देखो, विलुप्ति की जो कगार पर पहुंच जाती है ना, उनका जो विवरण मिलता है वो IUCN क्या करता है, IUCN तैयार कर। IUCN क्या है, को एक पुस्तक में संकलित किया गया है। क्या है दोस्तों, IUCN के द्वारा जो विलुप्ति की कगार पर जो जातियाँ हैं उनको क्या है, एक किसमें वो किया गया है दोस्तों, एक बुक में संकलित किया गया है। ठीक है, अब बुक को क्या नाम दिया गया दोस्तों, रेड डाटा बुक कहते हैं। IUCN में निम्न 5 जातियों को परिभाषित किया गया, ध्यान रखना कितनी, 5। देखो 5 जातियाँ कौन सी हैं, एक तो विलुप्त जातियाँ क्या होती हैं कि वे जातियाँ जो संसार से विलुप्त हो गई हैं तथा जीवित नहीं हैं। विलुप्त नाम से पता चल रहा है विलुप्त जातियाँ यानी विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे डायनासोर और राइनिया। दूसरी संकटग्रस्त, ये क्वेश्चन एक बार CTET में भी पूछा गया था दोस्तों, जैसे कि इसमें से पूछ सकता है कि जैसे विलुप्त जातियाँ किसे कहते हैं, या संकटग्रस्त जातियाँ क्या होती है, वे जातियाँ जिनके संरक्षण की उपाय नहीं किए गए तो वे निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगी। अब मतलब संकटग्रस्त क्या है कि वो संकट में है, ठीक है, तो निकट भविष्य में प्रयोग नहीं किए, मतलब उनके लिए बचाव के उपाय नहीं किए गए तो नष्ट हो जाएंगी, जैसे कि गैंडा, गोडावन, बब्बर शेर वगैरह। ठीक है, आगे आ जाइए। संभेद्य क्या होते हैं, सभेद्य जनजाति। सभेद्य जाति क्या होती है दोस्तों, वे जातियाँ जिनकी संख्या विश्व में बहुत कम है और निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकी हैं। देखो सभेद, ये दुर्लभ जातियाँ होती हैं दोस्तों। सभेद क्या होती हैं कि वे जातियाँ जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में हैं। सभेद पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सभेद जातियाँ किसे कहते हैं, मतलब जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में है उनको सभेद कहते हैं। और दुर्लभ जातियाँ क्या होती हैं, वे जातियाँ जिनकी संख्या विश्व में क्या है दोस्तों, बहुत ही कम है और निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती हैं। दुर्लभ मतलब एक तो दुर्लभ रूप से मिलती हैं, प्लस वो निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती हैं। अगर वो संकटग्रस्त होने की स्थिति में है तो सभेद, और दुर्लभ प्रांतों में मिलती हैं और संकटग्रस्त होने की स्थिति में है तो दुर्लभ जाति, जैसे हिमालयी भालू, विशाल पांडा। ठीक है, अपर्याप्त ज्ञात जातियाँ क्या होती हैं कि वे जातियाँ जो पृथ्वी पर हैं किंतु इनके वितरण के बारे में अधिक पता नहीं। अब देखो नाम से पता चल रहा है कि अपर्याप्त ज्ञात जातियाँ, मतलब जिनके बारे में हमें वितरण के बारे में अधिक पता नहीं है। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 IUCN कितने, 5। ठीक है, तो ये क्या है सिस्टम दोस्तों कि IUCN में निम्न 5 जातियों का वर्णन है। आपको पता है विलुप्त जातियाँ, संकटग्रस्त, सभेद, दुर्लभ और अपर्याप्त। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनेंगे आप लोगों के यहाँ से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हैं कुछ, अगर आप पढ़ना चाहो तो इनको पढ़ भी सकते हो, जैसे कि पटवारी में आएंगे, ये काम आएंगे तो आप लोगों के कि जैसे कि काजीरंगा कहाँ पर है, असम में कई बार पूछा जाता है। गिर राष्ट्रीय गा से गुजरात, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, रणथंभौर आपको पता है राजस्थान में, केवला देवी राजस्थान में, और कार्बेट कहाँ है, उत्तरांचल में। इनको ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है अब इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो ये कुछ याद कर लेना, ज्योग्राफी के अच्छे टॉपिक, जैसे कि क्या है कि अब तक 128 देशों में 669 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं। ध्यान रखना कितने बायोस्फीयर रिजर्व, 669। कितने हैं दोस्तों, और थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ मैं इसको। देखो कितने स्थापित किए जा चुके हैं दोस्तों, 128 देशों में 669 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें से भारत में 18 क्षेत्र हैं। ध्यान रखना भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18। भारत में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में कौन सा दोस्तों, 1900 कब बना था दोस्तों, 1986 में नीलगिरी। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन के प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में नीलगिरी में अस्तित्व में आया था। बस ये ध्यान रखना। अब देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश में जयमंडल, ग्रेट निकोबार में है, असम में काजीरंगा और मानस हैं, कर्नाटक में, केरल में नीलगिरी आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश में नंदा देवी, और पश्चिम बंगाल सुंदर। अब देखो पश्चिम बंगाल सुंदर है क्यों, क्योंकि वहाँ पर सुंदरवन डेल्टा है। उसके बाद मध्य प्रदेश में कान्हा। अब देखो कान्हा को कहाँ पर बिठाते थे, क्योंकि उनको लोग प्यार करते थे तो मध्य में बिठाएंगे, यानी मध्य प्रदेश में कौन सा है, कान्हा, और राजस्थान में थार रेगिस्तान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन। जल ही जीवन है। अब देखो 70% जल है पृथ्वी की सतह पर। जल का 2.5% भागी जल के
मानव के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। 2.5% ओनली 2.5% यूज़ मानव उपयोग में ले सकता है। संपूर्ण जल का 97.5% भाग अलवणीय होने के कारण अनुपयोगी है। ये जो है डेटा ये याद रखना थोड़ा सा कि 70% जो है पृथ्वी का पानी है, जिसमें से 2.5% पानी पीने योग्य है यानी मानव के योग्य है, और 97.5% जो पानी है वो अलवणीय है, अनुपयोगी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अब देखो ये क्या है, इसमें कुछ जैसे कि ये है कि जल संरक्षण व प्रबंधन के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। जल की उपलब्धता बनाए रखना, कितने सिद्धांत हैं दोस्तों? 3 हैं। हाँ दोस्तों, तो ये यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हाँ कि भूमि की क्या है दोस्तों, कि भूमि की ऊपरी सतह जो उपजाऊ परत है तथा इसका निर्माण किसके द्वारा होता है दोस्तों? चट्टानों के अपेक्षा से हुआ है, और पौधे व जंतुओं के अवशेषों व सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से जो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, क्या बनते हैं दोस्तों? कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। वे इन चट्टानों के कणों से मिश्रित होकर वास्तविक मृदा का निर्माण करते हैं। मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधे व जंतुओं के मृत भागों के अपघटन के पश्चात एक काले रंग के कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। ध्यान रखना, ह्यूमस क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? कि अपघटन के पश्चात एक काले रंग का कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। मतलब क्या होता है? जैसे मृदा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। अब चट्टान में वास्तविक मृदा का निर्माण करते हैं। अब मृदा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव द्वारा जो पौधे होते हैं और जंतु जो होते हैं ना, जो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, तो वो क्या होता है कि जो जीवाणु होते हैं ना, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका अपघटन करते हैं और काले रंग के कार्बनिक पदार्थ के रूप में काले रंग के कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस पादप पोषकों का भंडार होता है। पादप पोषकों का भंडार होता है। NPK, CA व अन्य खनिज लवण मृदा से प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, पौधों को सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फो, कैल्शियम, ये सभी प्राप्त होते हैं दोस्तों यहाँ से, ठीक है। पौधों को खनिज व लवण मृदा से पौधों को प्राप्त होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ये कई बार बनता है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि वायु की गति का मापन एनेमोमीटर का या पवन वेग मापी से करते हैं। क्वेश्चन कई बार बनता है, इस चीज़ को आप लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें कोई ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है दोस्तों। अपवित्र पवित्र, जैसे कि हाँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, क्या कि शुष्क में लगभग जैसे 79% है, नाइट्रोजन 20.9% और ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अभी बताया था मैंने सभी आपकी ये सभी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। धुआं, देखो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस होते हैं कि कोयले व अन्य प्राकृतिक संसाधनों के जलने से निकलने वाले धुएं के साथ सल्फर यानी गंधक कई ऑक्साइड निकलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हानिकारक प्रदूषक है। ये नेत्र, फुफ्फुस व गले की सलिस्मा झिल्ली को प्रभावित कर कई रोग पैदा करता है। SO2 पौधों में रंध्रों द्वारा प्रवेश कर जल के साथ H2SO4 बनाता है। ध्यान रखना, पौधों में रंध्रों द्वारा प्रवेश करता है ना जब SO2, और जल में क्या होता है H2O, तो H2SO4 बनाता है और यह अम्ल पर्ण हरित को विघटित करता है। और लाइकेन व ब्रायोफाइट पादप SO2 से शीघ्र प्रभावित होते हैं और यह गैस इन्हें मार देती है। लाइकेन और ब्रायोफाइट पादप जो होते हैं वो SO2 से शीघ्र प्रभावित होते हैं दोस्तों, और ये जो गैस है ना SO2, ये उनको मार देती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। देखो दोस्तों कि लाइकेन को इस प्रदूषक का सूचक कहते हैं, इंडिकेटर लाइकेन। अब क्या होता है, जैसे धुआं कोहरे के साथ मिलकर धूम कोहरा बनता है। धुआं और कोहरा जब मिलता है ना तो धूम कोहरा बनता है, स्मॉग। इसमें SO2 और O2 से अभिक्रिया कर SO4 बनाती है। इसमें जो SO2 होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है दोस्तों? SO4 बनाती है। जल के साथ क्रिया करके H2SO4 बनाती है। यह अम्ल इमारतों व दीवारों को संचारित करता है, और इस मथुरा में स्थित जो पेट्रोल पंप शोधन कारखाने के स्थापित होने से इस अम्ल से ताजमहल के संगमरमर के संचारित होने की आशंका बढ़ गई है। आपको पता है कि ताजमहल के जो पत्थर है वो संचारित हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? H2SO4 यानी अम्लीय पदार्थों या गंधक के अम्ल की वजह से हो रहा है,
ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों के जलने से निकलने वाली NO2 गैस ऑक्सीकृत हो NO3 बनाती है और NO3 जल के साथ में, अब देखो आपको पता है प्राकृतिक ईंधन जो होते हैं, प्राकृतिक ईंधन वो जब जलते हैं तो NO2 गैस निकलती है उनसे। अब NO2 गैस क्या करती है दोस्तों, ऑक्सीकृत हो जाती है, NO3 बनाती है और NO3 क्या जल के साथ में क्रिया करेगी, आपको पता है H2 वहाँ से और NO3 ये तो HNO3 बनाएगी यानी नाइट्रिक अम्ल बनाएगी दोस्तों, ठीक है। और जो वर्षा के साथ जल के भूमि के साथ आ गए हैं, वर्षा अम्लीय वर्षा का कारण बनती है, ठीक है। अम्लीय वर्षा से मृदा की अम्लीयता बढ़ जाती है और मृदा के उपजाऊपन को नष्ट करती है। यह इमारत, रेल पटरियों, स्मारकों, मूर्तियों को संचारित कर क्षति पहुंचाती है और ईंधन के अपूर्ण दहन से, आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है ईंधन के अपूर्ण दहन से, ठीक है। तो हमारा इसमें जो क्या निकला दोस्तों, सबसे अच्छी चीज़ क्या निकली इसमें से निकल के आई है कि अगर प्राकृतिक ईंधनों को जलाते हैं तो क्या बनती है दोस्तों, NO2 गैस वहाँ से निकलती है। NO2 गैस ऑक्सीकृत होकर क्या बनाती है दोस्तों, NO3 बनाती है। NO3 जल से क्रिया करके क्या बनाती है, HNO3 बनाती है दोस्तों, यानी नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अब ये क्या होती है, जल के साथ भूमि पर आ जाता है और यहाँ अम्लीय वर्षा होती है, जल के साथ में आ जाता है दोस्तों ये, ठीक है। अम्लीय वर्षा होती है, इससे क्या है आपको पता है कि इमारत, रेल पटरी, स्मारक, मूर्तियों संचारित करती है ये, ठीक है। और अगर वायुमंडल जो वायु होती है उसका अपूर्ण दहन होगा तो दोस्तों क्या बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस ये बेफालतू की चीज़ें हैं। अब मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कई बार पढ़ी हैं ये, और मैं तब आप लोगों के लिए इन चीज़ों को निकाल के लाया हूँ। अब देखो जैसे कि ये है यहाँ पर कि इकाई आयतन जल में निर्धारित समय में O2 के उपयोग की मात्रा ज्ञात करके कार्बनिक प्रदूषकों की मात्रा, यानी इकाई आयतन के जल में निर्धारित समय में ऑक्सीजन यानी O2 के उपयोग की मात्रा ज्ञात करके कार्बनिक प्रदूषकों की मात्रा का अनुमान लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं दोस्तों, अनुमान लगा लेते हैं। अब अनुमान लगा लेते हैं, अब आपको ही पता है कि अनुमान लगा लिया दोस्तों यहाँ पर। अब अनुमान लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं इस प्रकार के मापन को जैव रासायनिक आवश्यक ऑक्सीजन यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, यानी BOD क्या होती है कि मतलब इकाई आयतन में क्या करते हैं दोस्तों अपन लोग, इकाई आयतन जल में निर्धारित समय में ऑक्सीजन के उपयोग की मात्रा ज्ञात करके कार्बनिक प्रदूषकों की मात्रा का अनुमान लगा लेते हैं कि कितने कार्बनिक प्रदूषक हैं उसमें, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे आप लोग, जैव रासायनिक आवश्यक ऑक्सीजन यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब सुपोषकों से शैवालों की वृद्धि होती है। अब आपको पता है क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि वाहित मल और जो वाहित मल जलीय जीवों के पोषक और जलाशयों को अधिक उर्वरक या सुपोषी बनाते हैं। वाहित मल जो मल जाता है और जलीय जीव होते हैं कि जो पोषक होते हैं वो मिल जाते हैं जलाशयों में जाके, अब वो क्या उसको उर्वर बना देते हैं। अब सुपोषकों से जो शैवाल की वृद्धि हो जाती है और ये अल्पकाल में ही जलाशय, झील, नदी आदि शैवालों में सघन फूली हुई वृद्धि कर देते हैं। इसे शैवाल ब्लूम कहते हैं। शैवाल ब्लूम क्या हो जाता है दोस्तों कि जैसे इनको सुपोषक प्राप्त होते हैं तो शैवालों की वृद्धि होती है, ठीक है। अब वृद्धि होगी तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसको शैवाल ब्लूम यानी एल्गल ब्लूम कहते हैं। अब शैवालों के मरते रहने से इनका जीवाणु द्वारा अपघटन, आपको पता है कि जब शैवाल अधिक हो जाएंगे, अब उनका जब वो मरेंगे तो उनका अपघटन होगा। अब जीवाणु जब उनका अपघटन करेंगे तो उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो इससे वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, साथ ही प्रदूषण बढ़ता है और ऐसी आवासीय परिस्थितियों में अनेक जलीय पौधे व मछलियाँ मर जाती हैं। बस ये है इसमें। अब देखो क्या है कि दोस्तों यहाँ पर एक और है कि जल का दूसरा धातु प्रदूषक सीसा लेड है। जल का दूसरा जो धातु प्रदूषक क्या होता है दोस्तों, सीसा या लेड। सीसा खनन व स्वचालित जलवाहन रेचकों द्वारा जल में पहुंचता है तथा जंतुओं में खाद्य श्रृंखला द्वारा पहुंचकर विषाक्त प्रभाव दिखाता है, ठीक है दोस्तों। कैसा प्रभाव, विषाक्त प्रभाव। अब प्रदूषकों के रूप में रासायनिक उर्वरक। अब देखो प्रदूषकों के रूप में रासायनिक उर्वरक क्या है दोस्तों, देखो कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, पोटास, डाई अमोनियम सल्फोस्फेट आदि का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु रासायनिक जो उर्वरक होते हैं, अपने जो खादवाद होते हैं, उनमें यूरिया, पोटास और डाई अमोनियम फॉस्फेट का यूज़ करते हैं अपन दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ देखो कि उर्वरक जल के साथ में बहकर जलाशयों में आ जाए। ये उर्वरक जो होते हैं जल के साथ में बहकर जलाशय में आ जाते हैं, इस कारण शैवाल ब्लूम बनते हैं। अब आपको पता है शैवाल ब्लूम दो तरीके से बन रहे थे। एक तो वहाँ पर भी जो है जो जैसे मल वल होता है, लैट्रिन वेट्रिन जो गंदी चीज़ें होती है वो आकर पानी में, क्योंकि ये सुपोषक होते हैं, आके उनमें वृद्धि और ये सघन रूप ले लेते हैं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब ये मरते हैं
तो इनका अपघटन जीवाणु द्वारा होता है। तो जब जीवाणु अपघटन करेंगे तो उनको अपघटन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो पानी में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। और इस प्रकार से ये क्या है कि ये उर्वरक जल, अब ये दूसरा तरीका क्या है कि उर्वरक भी जल के साथ में बहकर जलाशय में आ जाते हैं और शैवाल ब्लूम बनते हैं। ठीक है। अब देखो पीड़कनाशी या कीटनाशी। पीड़कनाशी डीडीटी का उपयोग कृषि में नाशक जीवों को नष्ट करने, डीडीटी का उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग एक गंभीर मृदा व जल प्रदूषक बन गया है। यह अविघटनीय कार्बनिक यौगिक का ध्यान रखना, अविघटनीय। इसके लगातार उपयोग से मृदा व जल में इसकी सांद्रता बढ़ती है और यह जैविक आवर्धन, क्या दोस्तों, जैविक आवर्धन, ध्यान रखना, जैविक आवर्धन, ये रहा जैविक आवर्धन यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये रसायन जैविक आवर्धन भी प्रदर्शित करते हैं। इनकी सांद्रता जो बढ़ती है तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। डीडीटी सांद्रता का वृद्धि होना हानिप्रद है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण, अब आपको पता है आप लोगों को ध्वनि प्रदूषण क्या है, कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है दोस्तों, कि ध्वनियों को अभिव्यक्त करने के लिए जो है ध्वनि मापक इकाई क्या है दोस्तों, डेसिबल है। और इसकी मापक इकाई को प्रसिद्ध वैज्ञानिक ग्राहम बेल ने प्रस्तुत किया था। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि डेसिबल को किसने मापक इकाई के रूप में प्रसिद्ध किया था दोस्तों, प्रसिद्ध वैज्ञानिक किसने मापक के रूप में यूज़ किया था डेसिबल को, ग्राहम बेल ने। ठीक है, ग्राहम बेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको पता है, देखो यहाँ पर ये इनको थोड़ा अगर आप चाहो तो लिखना तो इनको लिख सकते हो, जैसे कि ध्वनि 30 डेसिबल, घरों में शांत अध्ययन कक्ष में हल्के वाहनों की आती ध्वनि लगभग 50 डेसिबल और सामान्य वार्तालाप में भी 50 डेसिबल। ट्रक और बसों के द्वारा उत्पन्न ध्वनि कितनी होती है दोस्तों, ट्रकों और बसों के द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 90 डेसिबल। इसमें थोड़ा सा आया नहीं है, आप जो ध्यान रखना, 90 डेसिबल। ट्रक और जो बस होते हैं इनमें कितनी होती है, 90 डेसिबल। ठीक है दोस्तों। कारखानों में मशीनों द्वारा उत्पन्न ध्वनि 100 डेसिबल। जेट वायुयान के चलने पर 180 डेसिबल। ध्यान रखना इसको, ये क्वेश्चन पूछा है, जेट जो वायुयान होता है वो कितने 180 डेसिबल की ध्वनि निकालता है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। क्या है यहाँ पर कि 80 डेसिबल से अधिक डेसिबल से अधिक कोई भी ध्वनि एक प्रदूषक है जो श्रवण क्षमता के लिए हानिकारक है। अगर 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि, एक मतलब मापक निर्धारित कर दिया है दोस्तों कि 80 डेसिबल से अधिक की कोई भी ध्वनि है तो वो क्या है, एक श्रवण क्षमता के लिए हानिकारक है। 100 डेसिबल के शोर पे हम विचलन व बेचैनी अनुभव करते हैं और 120 डेसिबल अधिक शोर हमें क्या करता है दोस्तों, सिर में वेदना उत्पन्न करता है। ध्वनि गति भी तेज चलने वाले सुपरसोनिक जेट अपने पीछे ध्वनि तरंगों को छोड़ता है। ओह माय गॉड, यहाँ से देखो दोस्तों, ध्वनि बूम क्या होता है, ध्वनि बूम होता है। ध्वनि बूम क्या होता है दोस्तों, ध्वनि बूम क्या होता है, यानी सोनिक बूम, कि जब सुपरसोनिक जेट जब उड़ते हैं तो अपने पीछे ध्वनि छोड़ते हैं और इतनी तीव्र ध्वनि छोड़ते हैं कि जिसकी जो वो कितनी होती है, वो 120 डेसिबल के समथिंग ऊपर होती है। तो वो क्या है कि ध्वनि जो है वो दीवारों से जाकर टकराती है और इमारतों को कमज़ोर करती है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्वनि बूम कहते हैं। आगे बढ़ जाइए दोस्तों। देखो, अगर अत्यधिक शोर प्रदूषण होगा या ध्वनि प्रदूषण होगा तो रुधिर में एड्रेनलिन की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होता है दोस्तों, एड्रेनलिन की मात्रा बढ़ जाती है। अब देखो इसमें क्या है कि मृदा प्रदूषण क्या है। अब मृदा प्रदूषण आपको पता है कि मृदा प्रदूषण भूमि की ऊपरी सतह, जैसे मृदा कहते हैं, अत्यधिक प्रभावित होती है। खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा, जल, सूक्ष्मजीव मिलकर मृदा निर्माण करते हैं। ठीक है। अब देखो, मृदा के भौतिक, रासायनिक व एवं जैविक गुण निश्चित होते हैं, अतः मृदा के गुणों में अवांछनीय परिवर्तन मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा को कौन कौन प्रदूषित करते हैं, इसके स्रोत कौन से, एक तो उद्योग, एक खनन, एक कृषि और एक घरेलू कचरा। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद रेडियोधर्मी पदार्थ भी होते हैं। कौन से दोस्तों, रेडियोधर्मी पदार्थ और एक मृत जीव। ठीक है दोस्तों, इनको थोड़ा आप चाहो तो लिख सकते हो। देखो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, बस इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लेना, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। देखो, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन जैसे डीडीटी क्लोरीन युक्त होता है और 2,4-D और 2,4,5-T का अपघटन नहीं होने से मृदा में एकत्रित होते रहते हैं। ये कौन से, 2,4-D, डीडीटी 2,4-D और 2,4,5-T का अपघटन नहीं होने से मृदा में एकत्रित होते हैं। और जल एवं खनिजों के अवशोषण के साथ साथ ये प्रदूषक भी पौधों द्वारा अवशोषित हों खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और विभिन्न पोषण स्तरों को विषाक्त बना देते हैं। मतलब इनका अपघटन नहीं होता है, सीधी सी बात है, एकत्रित होते रहते हैं ये। ठीक है, तो इनको याद रखना आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो अब इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ऐसी कोई।
जो हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से ये आने लायक क्वेश्चन हैं जो आप लोग देखो, ये कैसे क्वेश्चन आने लायक हैं। देखो प्रकाश और विकिरण क्या होता है। प्रकाश जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा अनेक पादप कार्य की प्रक्रम यानी जैसे वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण आदि ये प्रकाश के कारण ही होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से श्वसन, अवशोषण, वृद्धि, पादप, हार्मोन अप्रत्यक्ष प्रभावित होते हैं। देखो सूर्य का प्रकाश प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से क्या है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, आपको भी पता है। जैव मंडल में जैविक ऊर्जा का आधार है, आपको भी पता है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय विकिरण है। देखो सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है या विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहते हैं का वह भाग जो दृश्यमान स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है दृश्य प्रकाश कहलाता है। सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने में विकिरण 300 nm से 1000 nm तक की तरंग दैर्ध्य के होते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश पहुंचता है या विकिरण पहुंचती हैं वो उनकी जो तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 300 से 1000 nm। इन विकिरणों में से 390 से 760 nm विकिरण को ही आंखों से देख सकते हैं। क्वेश्चन बना लेना, क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि विकिरण जिनको हम आंखों से देख सकते हैं उनकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर। अतः 390 से 760 तक की तरंग दैर्ध्य के विकिरण दृश्य विकिरण। अब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है, 360 nm से 760 nm। वह विभिन्न रंगों के प्रकाश से प्रसारित होते हैं जिनके प्रत्येक की तरंग दैर्ध्य निश्चित होती है। अब देखो बैंगनी की कितनी होती है दोस्तों, 390 से 403। नीले रंग की कितनी होती है, 430 nm से 470। और नीले हरे की क्या होती है, 470 nm से 500 nm। इनको थोड़ा सा आप चाहो तो आप लिख सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लाइन ये बनी हुई है, ये डायग्राम, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लेना, ठीक है। कि जैसे कि जो पराबैंगनी किरणों के बीच में और अवरक्त किरणों के बीच में क्या आता है दोस्तों, दृश्य प्रकाश, इसकी 390 nm से 760 nm, ठीक है। और इनको थोड़ा सा ये अंडरलाइन है, जैसे पीले रंग की 580 से 600, नारंगी की 600 से 650, इनको थोड़ा सा लिख लेना, आप लोग नोट डाउन कर लेना। जैसे कि तरंग प्रकाश को अल्ट्रावायलेट और लाल विकिरणों की तरंग दैर्ध्य से अधिक वाले हाँ देखो मैंने बताया ना आपको कि अगर बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य से कम तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों के प्रकाश को पराबैंगनी। अब बैंगनी रंग कहाँ है दोस्तों, ये रहा। अब बैंगनी रंगों से कम तरंग दैर्ध्य होगा तो उनको क्या कहेंगे दोस्तों, पराबैंगनी। अब बैंगनी रंग से पराबैंगनी तथा लाल विकिरणों की तरंग दैर्ध्य से अधिक वाले प्रकाश को अवरक्त कहते हैं। जिन प्रकाश विकिरणों की तरंग दैर्ध्य कम होती है उनमें क्वांटम ऊर्जा अधिक होती है। ध्यान रखने क्वेश्चन बन सकता है कि जिन विकिरणों की जो तरंग दैर्ध्य वो कम होती है उनमें क्वांटम ऊर्जा अधिक होती है, कम होती है तो अधिक होती है। जिनकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है उनमें ऊर्जा की मात्रा कम होती है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये दो तो यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है, अगर आप चाहो तो इनको लिख लेना। ये बन सकता है इसमें से क्वेश्चन। लास्ट एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यही निकल के आया है कि दृश्य प्रकाश की जो है वो कितनी होती है दोस्तों। दृश्य प्रकाश की आप लोगों को बताया था मैंने, अभी कितना बताया था, दृश्य प्रकाश की दोस्तों कितनी होती है, दृश्य प्रकाश की होती है आपकी 390 nm से 760 nm, ठीक है। तो यही हमारी वीडियो, हमारा ये समाप्त होता है। पूरा जो प्राकृतिक संसाधन का जो वीडियो था वो पूरा यही समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार।